स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के आगे सामने मौजूद पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। असम के अंदर प्रियंका गांधी के पहुंचते ही बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के दूसरे नंबर के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे, किस तरीके का असम के अंदर इनका दबदबा है दोस्तों। और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे करके साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। 2024 के चुनाव की रणनीति को कैसे कांग्रेस पार्टी 2026 के अंदर भी रिपीट कर रही है। इसी के साथ में बीजेपी के नेता आखिरकार फिर से बन गए हैं माफी बाज। बताएंगे कैसे माफी मांगने लगे हैं दोस्तों, और डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में टीएमसी ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले को लेकर उठाए सवाल पर अब बीजेपी की ओर से भी जवाब आया है। शराब नीति के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी की याचिका पर नोटिस भेजा गया है। उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक की पार्टी को कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा गिफ्ट दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों की पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जाता है, और इसीलिए 2024 के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे, और आने वाले 9 तारीख के चुनाव में और बुरी तरीके से हारेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक टाइम में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में अपना मजबूत पकड़ रखने वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, लेकिन बाद में पार्टी को पता चला कि बदरुद्दीन अजमल केवल दिखाई देते हैं मुस्लिम नेता के तौर पर, हकीकत में जनता उनको पसंद नहीं करती है दोस्तों। खासकर मुस्लिम समाज के लोग जिसमें बंगाली मुस्लिम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बदरुद्दीन अजमल को, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल 15 सालों से लगातार चुनाव जीते आ रहे थे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक भी काम नहीं किया दोस्तों। और जब देखो तब हिमंता बिस्वा शर्मा के इर्द गिर्द नजर आते थे, हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर उनके सपोर्ट में बयान देते थे। जब भी मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति हिमंता बिस्वा शर्मा कोई उल्टा बयान देता था तो बदरुद्दीन अजमल उन बयानों को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करते नजर आते थे दोस्तों। और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी केवल फैमिली की पार्टी चल रही थी, यानी परिवार के लोग चला रहे थे। बदरुद्दीन अजमल और उनके बेटे को ही पूरा फायदा मिल रहा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 21 में गठबंधन किया तो उनको समझ में आ गया कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करने का नुकसान यह है कि बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है और वो सांप्रदायिकता के कार्ड खेलने लगते हैं, ध्रुवीकरण करने लगते हैं, और इससे फायदा बीजेपी को मिल जाता है। और उत्तरी असम के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सपोर्ट मिला था दोस्तों, जिस कारण से बीजेपी पिछली बार असम में चुनाव जीत गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 2024 की तरह चुनौती दिया जाएगा दोस्तों। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रकीबुल हुसैन को मैदान में उतार दिया बदरुद्दीन अजमल के सामने धुबरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर दोस्तों। तो 10 लाख वोटों से चुनाव हार गए बदरुद्दीन अजमल, जो अपने आप को मुस्लिम समाज के लोगों का मसीहा बताते थे दोस्तों। और हकीकत यह है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी सब में काफी बुरे दौर से गुजर रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब एक बड़ा तगड़ा झटका दिया है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को। जो अपडेट है वो ये कि AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के वरिष्ठ नेता और बदरुद्दीन अजमल के साथ में रहने वाले और मटू नेता माने जाने वाले मनकचर के विधायक अमीनुल इस्लाम बुधवार को कांग्रेस पार्टी में यानी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। AIUDF के अंदर नंबर 2 की हैसियत रखते थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले असम गण परिषद में इनके जाने को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी में आए हैं और इन्होंने बदरुद्दीन अजमल पर आरोप लगाया है कि वो बंगाली मुस्लिमों को लेकर उल्टा बयान देते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित घुसपैठ के दावे का समर्थन करते रहते हैं और मुस्लिम समाज के नेता के तौर पर अब जाने नहीं जाते। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे करके AIUDF पार्टी का बुरा हाल असम के अंदर होता जा रहा है, जिससे बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और दूसरा अपर असम के अंदर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो ये दो समीकरण भारतीय जनता पार्टी को इस बार असम में चुनाव हराने में बड़ा योगदान देने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का यह रूटीन हो चुका है दोस्तों कि सुबह उठो और पार्लियामेंट में किसी भी पन्ने को ले जाओ या किसी किताब को ले जाओ और कुछ भी उल्टा सीधा जवाहरलाल नेहरू या आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ कुछ उल्टा बोल दो। पहले जवाहरलाल नेहरू को लेकर उलझुल बकते थे बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे दोस्तों, एक बार फिर से इनकी पुरानी आदत गई नहीं और इस बार जवाहरलाल नेहरू के नजदीकी नेता और उड़ीसा के कई बार मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के नायक, देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक को लेकर विवादित बयान देते हुए अमेरिका का एजेंट बता रहे थे निशिकांत दुबे दोस्तों। इसके बाद बीजू जनता दल ने जिस तरीके से भाजपा का विरोध किया, पहले पोस्ट से इस्तीफा दिया, उसके बाद नवीन बाबू ने मीडिया के दौरान इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को मेंटल हेल्थ चेकअप कराने के लिए बोला, तंज कसते हुए दोस्तों। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे माफी वीर बन गए हैं दोस्तों। और निशिकांत दुबे कहते हैं कि पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए मैंने नेहरू परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक
के संदर्भ में मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। पहले तो यह वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू बाबू के ऊपर समझा गया। बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेटमैन रहे और रहेंगे। मेरे वक्तव्य से यदि किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बेशर्त माफी मांगता हूं। यानी दोस्तों बीजेपी का नेता निशिकांत दुबे सबके सामने माफी मांग रहा है और हकीकत यही है निशिकांत दुबे का कि पहले उल्टा बयान दो, उसके बाद जब लोग विरोध करें तो माफी मांगने के लिए आ जाओ। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि निशिकांत दुबे ने यह बयान अपने आप नहीं दिया होगा, बल्कि बयान दिलवाया गया है और इसीलिए लोगों को आशंका लग रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत उड़ीसा के सबसे बड़े नेता बीजू पटनायक को टारगेट किया गया है। इस मामले पर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजू जनता दल को भाजपा को छोड़ना नहीं चाहिए तो अपनी राय जरूर करता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ से हो रही गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को मिलकर काम करने के आरोप के तहत निशाने पर लिया है दोस्तों, जिससे विधानसभा चुनाव में मतदान में बेईमानी की जा सके। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के प्रयासों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में बीजेपी के कई कैडर 30,000 से 40,000 फॉर्म के साथ पकड़े गए, जिससे पता चलता है कि लोग चुनाव से पहले क्या कर रहे हैं। यानी महुआ मोइत्रा ने फॉर्म का इस्तेमाल जो बीजेपी लीगल तरीके से कर रही है उस पर निशाना साधा है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर के अंदर 30,000 40,000 फॉर्म पूरी तरीके से बंडल देखने को मिल रहा है, तो सवाल तो तृणमूल कांग्रेस के लोग खड़ा करेंगे ही करेंगे। अब जवाब बीजेपी के लोगों को देना है दोस्तों, खासकर चुनाव आयोग को देना। उनको बताना चाहिए कि एक साथ इतने फॉर्म कैसे जमा करने की इजाजत दी जा रही है, जबकि नियम ये कहता है कि एक व्यक्ति एक दिन में 50 फॉर्म ही जमा कर सकता है। फिर तृणमूल कांग्रेस जो दावा कर रही है कि 30,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये तो चिंता का विषय है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शराब नीति केस मामले को लेकर दिल्ली से बड़ी अपडेट आई है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है दोस्तों। ये मामला ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा हुआ है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत जारी किए गए थे। और आबकारी नीति से जुड़े मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर से कानूनी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है दोस्तों। और ये नोटिस ईडी की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को बरी करने की चुनौती दी गई थी। ये मामला ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा हुआ है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जारी किए गए थे। एकल पीठ की जज सवर्णा कांता शर्मा ने ईडी की दलील को सुनने के बाद कहा कि केजरीवाल को पहले से नोटिस दिए जाने के बावजूद उसकी ओर से कोई पेश नहीं हुए। इसके चलते अदालत ने उन्हें नया नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का आदेश दिया है दोस्तों। मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। अरविंद केजरीवाल को पहले बरी कर दिया गया था, लेकिन फिर से नोटिस जारी किया गया है। ये तो होना ही है दोस्तों, इस तरीके से मामला चलता ही रहेगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी और एटीएफ यानी एयरलाइंस का जो पेट्रोल होता है दोस्तों, उसके ऊपर जो चार्ज लगते हैं उसको बढ़ाने और दवाइयों के साथ साथ टोल महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सामरिक और आर्थिक नीति को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसका असर 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर पड़ रहा है। खड़गे ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि आज से रोजमर्रा की कई जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, जिससे आम जनता, किसान, मजदूर और एमएसएमई सेक्टर पर भारी दबाव बनेगा। एलपीजी से लेकर एटीएफ तक हर चीज महंगी हो रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज है भाजपा का लूट दिवस, यानी 1 अप्रैल से कई तरीके के दाम बढ़ाए गए हैं दोस्तों। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1 अप्रैल से तमाम सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और आम जनता के साथ में बीजेपी के लोग अप्रैल फूल मना रहे हैं। आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है दोस्तों। एक और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हालात पूरी तरीके से काबू में है, दूसरी और दाम पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि असम के अंदर कुछ बड़ा खेला इस बार होगा। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।